नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स साइंस के लिए कर रहे हैं, उसी सिलसिला में हम लोग आज फिजिक्स का लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोग 2 दिन फिजिक्स का, बाकी दिन केमिस्ट्री करेंगे। अभी बायोलॉजी को होल्ड किया गया है आप लोगों के चॉइस के अनुसार। तो फिजिक्स पे यहाँ पर आज दूसरा दिन है, जैसे कि मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लेट से रात को बन पा रही है, तो इसके लिए चाहेंगे, अब कोशिश करेंगे कि आपको पहले दे दिया जाए थोड़ा। बाकी जो शेड्यूल है आपको वो सब चलती रहेगी चैनल पे, जो भी मटेरियल मिल रहे हैं। तो चलते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 36 से करेंगे। कर है 36 नंबर क्वेश्चन की, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि क्योंकि देखिए, ये जो होती है, ये जो फुटबॉल होती है एक रबर का होता है। तो रबर में हमारा प्रत्यास्था गुण पाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्यास्था गुण क्या है ये पहले समझते हैं। तो प्रत्यास्था गुण उसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु को अगर बल लगाया जाए, ठीक है, जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल जब गिरती है तो वो क्या होती है, नीचे की ओर दब जाती है, ठीक है। नीचे की ओर ये क्या होगी, प्लेन हो जाएगी सतह पे जब आएगी। तो ये विकृति इसमें होती है, मतलब इसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो जितने बल से इस पे ये विकृति उत्पन्न होती है, फिर ये अपना उसी रूप में आना चाहेगा, ठीक है। जैसे कि रबर को अगर हम लोग तान कर छोड़ते हैं, तो तनाव के बाद क्या होता है, वो अपोजिट होने के बाद उतना ही बल से पीछे जाता है और हम लोग को चोट लगती है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका ये भी चीज़ है कि जिस तरह से हम लोग जब इसको लगाते हैं, फोर्स लगता है फुटबॉल नीचे ग्राउंड पे, तो ये ऊपर क्यों उछलती है, तो विकृति को फिर अपने आकृति में लाने के लिए क्या होता है, अर्थात प्रत्यास्था गुण के कारण जो है ये ऊपर की ओर उछलती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, तो गर्म करने से छेद का व्यास जो है, जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट के बीच में अगर इस एक छेद है वृत्ताकार, अगर ये प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में अगर कोई छेद है, अगर गर्म करेंगे, जब हम लोग इसमें हीट देंगे, तो इसकी आकृति देखिए, ये नहीं सोचना है कि उसका आकृति छोटा हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें आयतन प्रसार गुणांक होगा, तो ये जो है आपका सिकुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आयतन किस में होता है, तो वो 3 डायमेंशनल जितने भी आपका आकृति हो उसमें होता है। लीनियर, देखिए लीनियर एक्सपेंशन होता है, 3 तरह की होती है, लीनियर, एरिया और फिर आपका वॉल्यूम। तो कहने का मतलब गर्म करने पे 3 हो गई। तो जो आपका ये प्लेट है, तो प्लेट एक क्या है, क्षेत्रफल के रूप में काम करेगा, तो इसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक काम करता है, ठीक है। तो इसके जितने भी ये क्षेत्र हैं, ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, बाहर की ओर बढ़ जाएगा प्लेट का। तो इसका छेद भी क्या होगा, इसके साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है, न कि सिकुड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसका कारण होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के कारण जो है ये आपको इसका छेद का व्यास बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, आपका फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तब उसके बाद ये आपको फ्लास्क में ये बढ़ना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो द्रव होता है उसमें द्रव्यमान को गर्म करने पे क्या होगा कि फ्लास्क जो होगा कांच में, वो पहले कांच जो है अपने आप को क्या करेगा, पहले मेंटेन करने में क्या होता है कि द्रव जो है वो सिकुड़न की तरफ फैल जाता है। तो उसके बाद से फिर उसका जो है स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि कांच का भी तो प्रसार होगा। तो ये जो है आपका मुख्य कारण होता है इसमें भी प्रसार का ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो सबको पता होगा कि जब तैर रहा है तो बर्फ, इसका मतलब बीकर में ये एक भार जितना भी विस्थापन होगा वो तो सेम रहेगा, ना बदलेगा ना घटेगा। तो पूर्ववर्त बना रहेगा, मैंने जैसे पहले था वैसे ही बना रहेगा। आपका सी ऑप्शन दे रहा है। तो समझना होगा कि जो हम लोग का जल होता है, ठीक है, जल में जब बर्फ़ डालेंगे हम लोग, ठीक है, तो बर्फ़ डालने के बाद क्या होता है कि आपका जो जल है, ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जब जल डालते हैं तो क्या होता है, आपका जल इसमें आपको एक तरह से जितना बर्फ़ इसमें डालेंगे तो वो क्या होता है कि पहले ही वो अपने भार के बराबर
द्रव को ऊपर उठा देगा। जैसे पानी है और पानी में जब आप बर्फ़ डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, तो ऊपर वो उतना ही उठ जाएगी जितना उसको पिघलने में, अर्थात उसका जितना आयतन है, आयतन उसमें वो उतना, सॉरी आयतन नहीं, वो उसके भार के बराबर विस्थापित करता है द्रव को। ठीक है, तो भार तो उतना ही रहेगा, आयतन में परिवर्तन होता है, तो कहने का मतलब जो वाटर लेवल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और फैक्ट्स दिया हुआ है इसके बारे में, देख लीजिए। कह रहा है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, तो कह रहा है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मोम और घी। ठीक है, जैसे कि इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसका क्या होगा कि दाब बढ़ाने पर भी इसका गलनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आयतन घटेगा तो उसका गलनांक भी दाब का प्रोपोर्शनल होता है। पीवी बराबर एनआरटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी का प्रोपोर्शनल ये काम करता है। सभी द्रवों के क्वथनांक जो है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, जितने भी द्रव हैं, ठीक है, तो इसका दाब बढ़ाने पर क्या होता है, क्वथनांक आपका बढ़ता है। ये तो याद ही होगा आप सभी को, रीजन भी पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किसी झील को बर्फ जमी सतह पर, सतह का ताप जो है वो है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके ठीक नीचे झील में जल, कह रहा है कि बर्फ से संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी झील के बर्फ जमी सतह पर, सतह का जो ताप है, ऊपर का जो ताप है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कह रहा है उसके ठीक नीचे झील में जल जो है उसका तापमान क्या होगा। तो जल कहने का मतलब यहाँ देखिए, बर्फ और जल में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। तो बर्फ जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है आपका, जम जाता है, और 0 डिग्री पे क्या होता है, माने वो जमना प्रारंभ होता है। ठीक है, और -4 पे एकदम ठोस रूप में आ जाता है। तो कहने का मतलब जो है वो जल, यहाँ जल शब्द का यूज़ कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब जल है तो उसका तापमान क्या होगा। तो उसी सतह पे यहाँ बर्फ़ जमा हुआ है और इसके नीचे पानी है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आएगा कि ये जो है जल है और इसका तापमान जो है 0 डिग्री के आसपास में है, तो इसका तापमान कितना डिग्री रखेंगे हम लोग, 0 डिग्री। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है। आप लोग को पीसीएस लेवल का ये जो कराया जा रहा है, आप सभी को बहुत ही यूज़फुल ये सब क्वेश्चन है। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को। आगे चलते हैं, कह रहा है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, इसका मुख्य रीज़न क्या है। तो जो झील के तल होता है उसके ऊपर तो बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, जल आपका तरल अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। तो वो क्या रहेगा, तो इसके अंदर जो है झील के तली पर जल नहीं जमता है, मतलब नीचे जो है वो जल नहीं जमता है, जिसके कारण कि आपका वो मछलियाँ जीवित रहती है। आगे चलते हैं, कह रहा है क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपको दो कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि मैक्सिमम आयतन जो होता है वो जल का कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये सबको पता होगा। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, जहाँ से टेम्परेचर जो है आपका, मतलब जल की अवस्था जो है बदलना प्रारंभ करती है। जैसे कि 0 डिग्री पे जाकर बर्फ़ बन जाती है, और ये जो है -4 डिग्री, वो आपका क्या होता है कि पूरा ठोसी अवस्था में ला देता है। तो ये कहने का मतलब जो मध्य अवस्था होता है 4 डिग्री से 0 डिग्री से -4 डिग्री तक, तो 4 डिग्री पे क्या होता है कि बर्फ़ के जो जल होती है, जल से बर्फ़ बनने में जो अणु होते हैं वो एकदम अपना गुण परिवर्तित करने लगते हैं, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जल है उसका आयतन जो है बढ़ती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 8 डिग्री से जब 0 डिग्री पे जाएंगे तो दो जगह आपका अंतर पड़ेगा, एक 4 डिग्री पे और एक 0 डिग्री पे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री तक कम होता है और तब बढ़ता है। मतलब 4 डिग्री से नीचे रहेगा तो उस समय आयतन तो कम ही रहेगा, लेकिन 4 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो इसका आयतन क्या होगा,
बढ़ना चालू कर देगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलिए आगे क्वेश्चन कुछ पढ़ लीजिए। जल का घनत्व जो होता है, घनत्व वो आपका अधिकतम होता है कहाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर है। आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो ऊष्मा मतलब जो अच्छा से कन्वर्ट करे, ऊष्मा को संचालित करे अच्छे से। ठीक है, तो ऊष्मा को सबसे ज़्यादा किस में चलेगा आपका, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका कौन सा है, पारा है, जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, थर्मामीटर में, जो कि हम लोग को प्रसार उसमें ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग उसमें बोलेंगे कि जो मेरा सबसे इन ऑप्शन में जो है यूज़फुल मेरा है वो है आपका चालक, ऊष्मा का अच्छा चालक जो है पारा है। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पायरेक्स से बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वहाँ नहीं चटकता है, क्योंकि जो पायरेक्स कांच होगा वो गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को समझना होगा कि जो पायरेक्स, ये कांच का प्रकार है, आप सभी को पता होगा। तो पायरेक्स जो है वो गर्म करने पर क्या होता है, अधिक प्रसारित नहीं होता है, जिसके कारण कि आपको यहाँ यह चटकता नहीं है, अर्थात यह फूटता नहीं है। जे ठीक है, जैसे जो एक सिंपल चीज़ ले लीजिए उदाहरण, जैसे परखनली होती है या प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं, वो भी हीट करने पे आपको वो या गर्म चीज़ डालने पर चनकता नहीं है, अर्थात टूटता नहीं है। तो उसका मुख्य रीज़न क्या है कि उसका जो प्रसार है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी के कारण से क्या होता है कि आपका वो नहीं एक्सपेंड करता है, तो नहीं चनकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 45 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर के प्रति परिचित्र जो है, जिसको हम लोग फ्रीजर बोलते हैं, अर्थात जो जमाने में सहायक होता है, ठंडा करने में जो सहायक होता है रेफ्रिजरेटर को, करे उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है वो होता है आपका सम्मोहन धारा, कॉन्वेक्शन करंट जो होता है, जो समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो मशीन होती है वो तो बाहर होती है रेफ्रिजरेटर के, तो किस माध्यम से वो जाता है अंदर, ये जानने की बात है आप सभी को। तो वो होता है आपका सम्मोहन विधि द्वारा। ठीक है, जैसे कि चालन सम्मोहन होता है, ये सब तापन विधि, जिसके कारण कि ऊष्मा का संचरण होता है। तो कहने का मतलब ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने का इसमें योगदान किस घटना का होता है, तो सम्मोहन से द्वारा होता है। ठीक है, तो सम्मोहन से क्या होता है कि समुचित प्रवाह होता है भीतरी भाग में। आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि उसके माध्यम से अंदर जाता है, जबकि मशीन लगा रहता है आपको बाहर। ठीक है, चलिए आते हैं 46 क्वेश्चन नंबर का रहा है कि निर्वातित जो है, जिसको हम लोग इवैक्यूएटेड बोलते हैं, विद्युत बल्ब के तंतु में कांच आवरण का तक ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया से होता है। तो देखिए कांच आवरण तक जो ऊष्मा का संचरण होता है, उसके बीच में तो मीडियम कोई है नहीं। ठीक है, तो वो तो चल कर आएगा नहीं, सम्मोहन तो होगा नहीं, चूँकि उसमें भी मीडियम, तो वो किस माध्यम से होगा आपका, यहाँ पर दो ही ऑप्शन बच रहा है, या तो विकिरण होगा या तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी। तो यहाँ तो विकिरण ज़्यादातर होगा, चूँकि वो जो तंतु है वो एक तरह के रे निकाल रही, प्रकाश निकाल रही, तो विकिरण ही होगा। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण इसमें किससे होगा, विकिरण द्वारा होगा। ठीक है, विकिरण द्वारा होगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब विकिरण क्या है, तो इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडू वस्तु की और बिना किसी माध्यम का होता है। अभी बताया कि उसमें तो माध्यम कोई है नहीं। जैसे कि पृथ्वी पर जो सूर्य का ऊष्मा आता है वो भी आपका विकिरण है। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा होता है। इसका कारण क्या है, तो ये जो है आपका बालू जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक माना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कर रहा है कि बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है। ठीक है, तो बादल वाली रात इसलिए गर्म होती है, कारण है कि जो हमारा विकिरण तो अंदर आ जाती है सूर्य की, लेकिन यहाँ से जो है सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है वो बादल के कारण वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण कि हम लोग को वो रात काफ़ी गर्म महसूस होती है। क्लियर है। चलिए आगे चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करे, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेट किया जाता है।
कुछ समय बाद कॉफ़ी उस ग्लास में सबसे ठंडी होगी जिसके पेट में आपको, तो ये देखिए आपको क्या होगा, अपरिकृत काला होगा, ठीक है, अपरिष्कृत काला होने लगेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात है, ठंडा होगा किस में, जिसका पेंट आपको काला रंग का रहेगा, ठीक है। तो ये तो कोई समझाने की बात नहीं है, सफ़ेद और ठंडा समझ सकते हैं। सफ़ेद जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है सभी को, और ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो सिंपल चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए, ठीक है, तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसमें ऊष्मा नष्ट होगी। तो देखिए, जब धातु को रख दिए प्याला के आपको कॉफ़ी का प्याला है और धातु के, ये मान लीजिए धातु का रड है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें तो माध्यम मिल गया आपको, तो माध्यम मिल ही गया है, तो ये क्या होगा, इसका ऊष्मा का क्षय कैसे होगा, तो इसमें चलना प्रारंभ करेगा, मतलब इससे इसमें आएगा, आपको ये धातु वाले में आएगा। गर्म प्याला है तो धातु तो एब्जॉर्व करेगा ही हीट को, और ये चालन से भी आएगा, सम्मोहन भी होगा इसमें, और आपका विकिरण और वाष्पन तो इसमें से होगा ही कॉफ़ी आपका, तो इससे भी आपको ऊष्मा का नष्ट होगा। तो इन सभी विधि से हो सकता है, आपका डी ऑप्शन इसमें दे रहा है। क्लियर है, समझ में आया क्यों। चलिए बाकी जो परिभाषाएं हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक प्याले में चाय जो है वो है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 मिनट में ठंडी होती है, ठीक है, मतलब कि 10 डिग्री गिरता है 1 मिनट में। तो कह रहा है कि 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में लगने वाला समय कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ समझने वाली बात है हम लोग को कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, 90, मतलब हाईएस्ट है। हाईएस्ट को लाने में थोड़ा सा लो में तब तो लगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और 60 ला रहा है, तो इसको तो लाने में के लिए आपको क्या होगा कि ये अगला जो है उसको, इसमें थोड़ा सा समय जो है 1 मिनट से कम ज़्यादा लगेगा। ये नहीं समझना है कि 1 मिनट 10 डिग्री गिरा रहा है तो ये भी 10 डिग्री, मैथ का फॉर्मूला नहीं है। आप लोग अब समझ गए होंगे कि मेरी इशारा कहाँ पर है। तो इसका एक्सप्लेशन से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जब 90 से ये जो दे रहा है आपका कि 80 डिग्री है, तो 1 मिनट में ठंडा हो रहा है, और 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में लगने वाला समय जो है वो 1 मिनट से अधिक होगा। ये तो समझने की बात है, अधिक क्यों होगा भाई। तो देखिए यहाँ पर जो था 90 डिग्री था, ये हाईएस्ट था, ठीक है, हाईएस्ट को 10 डिग्री पे ला रहा है। अब देखिए इसको कहने का मतलब जो है, इसका मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मेरे कमरे का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और अगर कोई चीज़ लाते हैं इसके अंदर, तो एक का टेम्परेचर है आपको मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 4 से 20 का जो डिफरेंस है वो तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिफरेंस को हम लोग को गिराने में ये सहायक हो जाएगा तुरंत, क्योंकि इससे 4 में लाना है इसको। ये जो है आपको हीट का ट्रांसफ़र नियम जो आप सभी को पता है कि Q बराबर mst जो होता है आपको, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो है मात्रा बहुत कम है, और रूम का जो टेम्परेचर का मात्रा है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला काफ़ी है। तो 20 से 4 आने में आपको क्या होगा कि आसानी से बहुत जल्दी से गिरने लगेगा, लेकिन 10 तो 4 के आसपास में इसका प्रसार कम है, 6 के आसपास में है, तो इसको लाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इसी के अप्रोक्स में है, ये तो ज़्यादा डिफरेंस में है नहीं, ठीक है। तो यही कारण है, समझ में आया। अब ऐसा न्यूटन की शीतलन नियम के अनुसार होता है, ये जो है इस रूल को कौन दिया था, आपका न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी द्रव का वाष्पन दर, ठीक है, किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि द्रव के तापमान पर, जो जितना ही कम टेम्परेचर पे रहेगा उसको उतना ही देर लगेगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर रहेगा वाष्पित तेज़ी से होगा, तो ये उसके तापमान पर भी निर्भर करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका, कह रहा है कि चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करेगा, मतलब कहने का मतलब वायु के ताप पर भी निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए मेरा टेम्परेचर अगर किसी वस्तु का है जो वाष्पित होता है 40 डिग्री पर ही, और अगर मेरा टेम्परेचर जो है वायु का वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या ये वाष्पित हो पाएगा तेज़ी से? नहीं होगा, ठीक है। अगर यही आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा वायु का तापमान, तो आसानी से होने लगेगा। बात समझ गए।
चलिए आगे है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल करेगा। जैसे मान लीजिए एक प्याला में चाय रख दीजिए और एक जो है वो आप थाली में चाय रख दीजिए, दोनों में कौन ज़्यादा ठंडा करेगा जल्दी? तो आपका जो क्षेत्रफल ज़्यादा है वो जल्दी ठंडा होगा। कारण कि ये जो है, ये इसका क्षेत्रफल, वाष्पन की क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर में हो रहा है और इसका हो रहा है 20 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में अणु निकलेगी, वाष्पित होगी तेज़ी से। तो ये आपको क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, अर्थात मेरा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी को आप सभी ने अच्छे से समझ गया होगा। 50 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 51 से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, चूँकि वीडियो जो है वो काफ़ी रात हो रही है तो देने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हम चाहेंगे इसको अगले मंडे से इसको आप सभी को समय पर दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।